नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा। मिड डे मुद्दा में आज बात करेंगे प्रदेश के वर्तमान सियासी हालात के बीच झाबुआ उपचुनाव की। अब झाबुआ उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये सीट जीएस डामोर के संसद पहुंचने के बाद खाली हुई थी। सांसद बनने के बाद डामोर ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रदेश में विधानसभा के सियासी गणित के लिहाज से दोनों पार्टियां इस सीट पर जीत दर्ज करना चाहती हैं, क्योंकि कांग्रेस को अगर जीत मिलती है तो वो अपने दम पर पूर्ण बहुमत में आ जाएगी सहयोगियों सहित। इधर बीजेपी इस सीट पर एक बार फिर जीत दर्ज करना चाहेगी, लेकिन पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव और इस साल हुए लोकसभा चुनाव के बाद हालात बदल चुके हैं। विपक्ष में बैठी बीजेपी का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, क्योंकि उन्हें लोकसभा चुनाव में 29 में से 28 सीटें मिली। और तो और बीजेपी के जीएस डामोर ने कांग्रेस के दिग्गज नेता और कई बार इस सीट से सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे कांतिलाल भूरिया को हराकर ये लोकसभा सीट कांग्रेस से छीन ली। इसके अलावा इस समय कांग्रेस के संगठन और सरकार में जिस तरह घमासान मचा हुआ है, उससे कांग्रेस परेशान है, तो वहीं बीजेपी बना रही है प्लान। झाबुआ चुनाव को लेकर बीजेपी में दिग्गज नेताओं के बीच विचार विमर्श हो चुका है, तो वहीं कांग्रेस अपनी समस्याओं में ही उलझी है। हालांकि पार्टी को भरोसा है कि वो झाबुआ उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। हालांकि सीएम कमलनाथ ने झाबुआ उपचुनाव के मद्देनज़र आदिवासियों को लुभाने के लिए कई ऐलान किए और आदिवासी महोत्सव का ऐलान किया, लेकिन वोटर्स का विश्वास जीतने के लिए नेताओं आपस में विश्वास होना जरूरी है, जो फिलहाल कांग्रेस पार्टी में दिखाई नहीं दे रहा है। दिग्विजय सिंह और वन मंत्री उमंग सिंघार के बीच आरोप प्रत्यारोप के बाद सीएम कमलनाथ ने समझाइश देकर मामला शांत करने की कोशिश की है, लेकिन ऐसे तेवरों से तैयारी पर जो असर पड़ता है तो वो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होता है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, उसके पहले इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है राजनीतिक दलों की, उससे हम आपको रूबरू कराते हैं। देखिए, जिस मामले की आप बात कर रहे हैं उस मामले को सुलझा लिया गया है। हीरालाल अलावा जी भी कल मुख्यमंत्री जी से मिले और झाबुआ चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी पूरे उत्साह और पूरी ऊर्जा के साथ लग गई है। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि जनता का ध्यान भटकाने के बजाय विषयों और मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें। हम भी अपने द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर चुनाव में जनता के बीच जाएंगे और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके फिर एक बार भाजपा की कथनी और करनी का अंतर स्पष्ट करेंगे और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके झाबुआ उपचुनाव सीट भी हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी का झाबुआ में एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राकेश सिंह जी उपस्थित रहने वाले हैं। कांग्रेस की दुरावस्था, उनके हालात, पूरे मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से जनता के उन्होंने हालात बदतर कर रखे हैं, वो सबके सामने उजागर हो चुके हैं। मंत्री खुलकर आरोप लगा रहे हैं, अवैध उत्खनन की बात कर रहे हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात कर रहे हैं, ऑडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें अधिकारी लाखों रुपए लेन देन की बात कर रहे हैं। मामला गंभीर है, भ्रष्टाचार और लूट में कांग्रेस की सरकार जुटी हुई है। झाबुआ हो या मध्य प्रदेश का दूसरा हिस्सा, सब जगह जनता आक्रोशित है और जनता इनको जवाब देने के लिए तैयार बैठी है और कांग्रेस में जो जूतम पेजार है वो शुरू हो चुकी है। तो प्रदेश की जनता आक्रोशित है, वो क्या करेगी ये तो बाद में देखने की बात है, लेकिन फिलहाल बात है झाबुआ की कि झाबुआ की जनता क्या मैंडेट देती है। क्योंकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को वहाँ से हार मिली, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हार मिली, लेकिन जो विधानसभा सीट हैगी झाबुआ की, वहाँ से कांग्रेस को इस लोकसभा चुनाव में लीड मिली। यानी कांग्रेस के लिए खुशखबरी है, वो भी तब जब वो अगर मिलकर चुनाव लड़ते हैं। बहरहाल इस मुद्दे पर हम अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में स्वदेश के राजनीतिक संवाददाता रवि अवस्थी जी मौजूद हैं। सबसे पहले अवस्थी जी, मैं आपके पास आऊँगा और हमारे साथ हमारे सहयोगी झाबुआ से नुमान खान भी जुड़े हुए हैं। मैं नुमान के पास भी आऊँगा, तो सबसे पहले मैं नुमान खान के पास जाऊँगा। नुमान खान, आज झाबुआ में बड़ा कार्यक्रम कर रही है बीजेपी, तो मान लिया जाए कि बीजेपी ने उपचुनाव की तैयारियाँ शुरू कर दी है। बिल्कुल मनोज जी, झाबुआ के अंदर उपचुनाव की सरगर्मियां दोनों ही पार्टी की ओर से तेज हो गई है। कांग्रेस के भी कई मंत्रियों ने लगातार एक बड़ा कौशल सम्मेलन चल रहा है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद है, नरेंद्र तोमर केंद्रीय मंत्री मौजूद है और बीजेपी ने जो है जमीनी तैयारी भी पूरी तरह से चालू कर दी है और पूरी ताकत से इस चुनाव को किसी भी कीमत में जीतने का पूरी प्लानिंग चालू कर दी बीजेपी ने। वहीं कांग्रेस अभी टिकट को लेकर के असमंजस की स्थिति में बनी हुई है। यहाँ से सांसद कांतिलाल भूरिया इस बार फिर विधानसभा चुनाव में अपनी उम्मीदवारी को लेकर के आश्वस्त नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर जेवियर मेड़ा फिर क्या करेंगे, क्योंकि पिछली बार तो उन्हीं के कारण कांतिलाल भूरिया के बेटे को चुनाव हारना पड़ा था। जी
जी बिल्कुल, जेवर अपनी ताकत लगा करके यहाँ पर जितने भी मंत्री आए हैं उनके सामने उनके समर्थित सरपंचों को, कार्यकर्ताओं को ला करके अपना एक प्रदर्शन वो भी कर रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस टिकट के दावेदारी को लेकर के अभी भी असमंजस की स्थिति में बनी हुई है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांतिलाल भूरिया के पुत्र विक्रांत भूरिया को गुमान सिंह डामोर ने हरा करके भूरिया की पूरी राजनीतिक गणित का बिगाड़ दिया, विश्लेषण गड़बड़ा दिया है। जी। जी लेकिन आज की जो कार्यकर्ता सम्मेलन, उससे लगता है कि बीजेपी को कोई बहुत बड़ा वहाँ पे फायदा मिलने वाला है। बीजेपी अपने कार्यकर्ता सम्मेलन और अपने नेताओं के मतलब जो है लोकल स्तर पर पकड़ को लेकर के आश्वस्त है। और गुमान सिंह डामोर जी से हमारी अभी पिछले दिनों बात हुई थी, तो उनका यही कहना है कि हम ये चुनाव भी जीत रहे हैं। जी, चलिए रुमान, आप बने रहिएगा हमारे साथ स्टूडियो में रवि अवस्थी जी मौजूद हैं। अवस्थी जी, जिस प्रकार की स्थितियां मध्य प्रदेश में चल रही है और ऐसे में जो सुगबुगाहट है उपचुनाव की, वो बीजेपी ने तैयारियां कर दी और सत्तारूढ़ पार्टी पिछड़ रही है, वो भी ऐसे वक्त जब अगर कांग्रेस ये चुनाव जीत लेती है तो बहुमत का जो एक मैजिक फिगर 116 उस तक वो पहुँच जाएगी। तो आपको लगता है कि कांग्रेस को इस ओर अभी ध्यान नहीं है, या दूसरे दंदफंद में फंसी कांग्रेस अभी इस ओर ध्यान दे नहीं पा रही है? देखिए मनोज जी, विधानसभा में जो संख्या बल है दोनों ही दलों का वो लगभग किनारे पर है। हालांकि कांग्रेस सत्तारूढ़ दल है और 114 दलों मेंबर्स के साथ, तो निश्चित तौर पर जो विधानसभा उपचुनाव है झाबुआ का वो महत्वपूर्ण है दोनों ही पार्टी के लिए। इसीलिए दोनों ही पार्टियां जो है वो लगभग पूरी ताकत झोंक रही है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जो है वो हाथ पर हाथ धरे बैठी है। कमलनाथ जी ने भी काफ़ी इस दिशा में प्रयास करे हैं। और आपको याद होगा कि पिछले दिनों उन्होंने आदिवासियों का जो एक सम्मेलन करा था उसमें भी वनाधिकार अधिनियम के पट्टों की देने की बात कही थी, या दूसरे और भी प्रोग्राम जो हैं उन्होंने पिछड़ा वर्ग के लिए, आदिवासियों के लिए और भी चलाए हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। मनोज जी, ये एक मतलब उसका खामियाजा हो सकता है कांग्रेस को इस मामले में भुगतना पड़े। लेकिन अगर इनका इम्प्लीमेंटेशन अगर समय रहते कांग्रेस कर पाती है, कांग्रेस सरकार कर पाती है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं संघर्षपूर्ण स्थिति तो रहेगी इस चुनाव में भी। अभी भी बात करें तो पहले उन्होंने सज्जन सिंह वर्मा को जिम्मेदारी सौंपी थी, खुद कमलनाथ गए हैं, बातचीत हो रही है। लेकिन जिस प्रकार से जो उम्मीदवारी का जो संकट आएगा कि कांतिलाल भूरिया खुद के लिए टिकट चाह रहे हैं, विक्रांत भूरिया पिछला चुनाव हार चुके हैं, खुद कांतिलाल लोकसभा में हार गए हैं, और जेवियर मेड़ा भी अपनी दावेदारी छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में आपको लग रहा है कि कांग्रेस कोई बीच का रास्ता निकाल पाएगी? देखिए मनोज जी, दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान और उससे पहले भी जेवियर मेड़ा को मनाने में कांग्रेस सफल रही थी। लेकिन इस दरम्यान उन्होंने, हो सकता है उन्हें कुछ और लॉलीपॉप दिए गए हों, लेकिन अभी तक कोई ऐसी नियुक्ति उनकी नहीं हुई है या उन्हें कोई ऐसा महत्वपूर्ण पद नहीं दिया गया। निश्चित तौर पर वो अब फिर एक बार अपनी दावेदारी जताएंगे। तो कांग्रेस के लिए जेवियर मेड़ा एक, अगर उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया जाता तो एक समस्या निश्चित तौर पर विक्रांत या उनके पिता कमलनाथ जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनके लिए एक समस्या खड़ी कर सकते हैं, कांतिलाल जी के लिए। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी इनके अलावा और भी दावेदार हैं वहाँ पर, ऐसा नहीं है। देखिए आपने जयस को पहले तोड़ा है कांग्रेस ने, तो एक हीरालाल अलावा को एक जिस तरीके से तोड़कर लाई है, तो वहाँ पर जो जयस के बाकी पदाधिकारी वो भी कांग्रेस से नाराज हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अभी हाल के दिनों में जो बड़वानी में नर्मदा बचाओ आंदोलन ने एक बड़ा आंदोलन करा है, हालांकि शरद चंद्र बिहार की मध्यस्थता के बाद वो मेघा पाटकर को मनाने में कांग्रेस सफल रही है। लेकिन कहीं ना निश्चित तौर पर उन तमाम फैक्टर्स का असर पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में है और वहाँ की मतदाताओं की अपेक्षा कांग्रेस से ज़्यादा है। अगर वो उस पर पूरा नहीं उतरती है, निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा फिर बीजेपी को मिलेगा। नोमान, मैं आपके पास आऊँगा कि अभी जिस प्रकार से अभी जयस ने धमकी दी और 8 सितंबर को एक बड़ा आंदोलन की बात हो रही है महाचौपाल की, महापंचायत की, और कहा यह भी गया है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई, जो 15 मांगें हैंगी जयस की, तो इसके बाद वो जयस अपना उम्मीदवार इस बार मैदान में उतारेगी। तो अगर कांग्रेस के खिलाफ जयस भी मैदान में उम्मीदवार उतारती तो क्या इससे कांग्रेस के सामने एक बड़ा संकट हो जाएगा? हालांकि कल हीरालाल अलावा की मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है और जो कई मोटी मोटी मांगें कि मनावर को जिला बनाया जाए, 2 लेन रोड दी जाए, मेडिकल कॉलेज बनाया जाए, ऐसी तमाम सारी मांगें उनकी तरफ से डिमांड की गई है। और ऐसी स्थिति में जब हीरालाल अलावा खुद शराब कांड में आरोपों से घिरे हुए रिश्वत के, जो कि कल एक कथित बातचीत आई है संजीव दुबे की और डॉक्टर आनंद राय की, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, तो इस बीच में हीरालाल अलावा की विश्वसनीयता भी दांव पर लगी होगी।
जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मनोज जी हम अपने चैनल के माध्यम से झाबुआ जिले के अंदर जेएस की पोजीशन क्या है ये क्लियर कर दें। बिल्कुल यहाँ पर नुमान जी, मैं आपको रोकूं, हमारे साथ हीरालाल अलावा जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। अलावा जी, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। जी जी सर, थैंक यू। अलावा जी, 8 सितंबर को महापंचायत होनी है, 15 सूत्री आपकी मांगे हैं। कल जी आपको कुछ आश्वासन मिला है कि कमलनाथ जी की ओर से? जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी हमने जो मांगे रखी उनके सामने, तो उन सभी मांगों पे गंभीरता से विचार कर उनका जो भी निराकरण कर सकते हैं जितनी जल्दी। और हमने भी उन्होंने कहा है कि हमने तो कहा है कि आप महापंचायत झाबुआ में आके आप उन सारी समस्याओं पे अपनी बात रख के घोषणा कर दीजिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ऑलरेडी कई कार्यक्रम फिक्स थे, तो शायद वो नहीं आ पाएंगे। जी। बट ठीक है, उनका सकारात्मक रवैया था और उन्होंने सकारात्मक रिस्पांस भी दिया है मांगों के प्रति। तो अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो क्या वाकई जेएस उम्मीदवार उतारेगी? क्योंकि लोकसभा के चुनाव के समय भी आपने दावा किया था, लेकिन फिर पार्टी ने इन समय पे आपके संगठन ने उम्मीदवार उतारे नहीं थे। और इस बीच जो एक कथित वीडियो, हम हालांकि पुष्टि नहीं करते आईडियो की, जिसमें आपका भी नाम लिया गया है, तो इससे आपकी विश्वसनीयता भी संकट में नहीं पड़ी? आपको नहीं लगता है? देखिए, आप लोगों को मैं बता दूं कि विधायक बनने के बाद ही अवैध शराब के खिलाफ अगर किसी विधायक ने अभियान चलाया है तो डॉक्टर हीरालाल अलावा ने। और जी। पिछले दिनों जो काम प्रदेश के, जिले के और तहसील स्तर के आबकारी अधिकारियों को करना चाहिए, दारू पकड़ने का काम, वो हम लोग विधायक ने किया है। जी। ठीक है, तो ये अवैध शराब के खिलाफ अभियान चला और ग्राम सभा से हम लोगों ने तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अगर गांव में शराब पे प्रतिबंध लगाना है तो ग्राम सभा से प्रस्ताव भी हमें चाहिए। तो वो प्रस्ताव भी हमने मनावर विधानसभा में बना के काफी तैयार कर लिए हैं। तो एक अभियान चलाया और उससे जो शराब के ठेकेदार हैं और उससे जो उस ठेकेदारों से मिल भगत के जो अवैध शराब को बढ़ावा देते हैं उनको तकलीफ तो है ही है। अब आरोप लगाया है कि भाई डिमांड करी 10 लाख रुपए, तो किसने डिमांड करी ये भी साबित करें, वो बताएं कि किस डॉक्टर हीरालाल अलावा ने करी है, तीसरे चौथे पांचवें आदमी ने करी है। बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है कि आप किसी के ऊपर आरोप लगा देते कि वो मांग कर रहा, तो किससे बात हुई ये भी तो स्पष्ट कर दे वो। तो ये सब चीजें बदनाम करने का एक षड्यंत्र है कि इसको लेके भी क्योंकि आपकी मुख्यमंत्री जी से इलाकों कल में- कोई चर्चा हुई है क्या? जी जी बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने 1 जून को मैंने पत्र भी लिखा था कि अवैध शराब को प्रतिबंध करने में जिले के आबकारी विभाग और जो भी टीम काम कर रही है आबकारी विभाग की, वो नाकामयाब हो रही है। तो इनको सब कुछ बदल के नए अधिकारियों को पोस्ट किया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस संबंध में अवगत भी कराया और उन्होंने कहा है कि इससे हम आने वाले समय में और कड़ाई से एक्शन लेंगे। क्योंकि अवैध शराब को जो कारोबार चलता है, खासकर धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन में जो बॉर्डर एरिया है, एक तरफ से राजस्थान को, गुजरात को और महाराष्ट्र से टच करता है, तो इसमें काफी समय से होता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा और उन्होंने कहा कि इस पे हम लोग और कड़े कदम उठाएंगे आगे इनको अवैध शराब को रोकने के लिए। ये पूरी आप महापंचायत कर रहे हैं, लेकिन जो ज्यादातर मांगे वो मनावर जिले से जुड़ी हो, तो महापंचायत का उद्देश्य क्या है? केवल मनावर जी, जिले के लिए, देखिए, बाकी ये आदिवासियों के लिए? जो कल माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जो मांगे रखी है, जी। वो कल की जो मुलाकात बेसिकली महापंचायत से रिलेटेड नहीं थी। वो जो मनावर विधानसभा और प्रदेश के आदिवासियों से संबंध थी। झाबुआ जिले में जो महापंचायत हो रही है उसकी जो प्रमुख हम लोग की मांगे हैं, सबसे बड़ा इशू है कि जो पलायन का, जो झाबुआ जिले में ज्यादातर आदिवासी पलायन करके गुजरात या महाराष्ट्र, राजस्थान चले जाते हैं। और कभी पिछले दिनों जुलाई में 8 आदिवासी झाबुआ जिले के जो पलायन करके गए थे गुजरात में, वो दीवार गिरने से दबकर मर गए थे। बिल्कुल। तो हम इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से पत्र भी लिखा था और उनसे निवेदन किया था कि आदिवासी इलाकों में पलायन को रोकने के लिए सरकार कोई गंभीर कदम उठाए, कोई नीति बनाए, कोई योजना तैयार करे। तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कल चर्चा भी हुआ है। हमने कहा है कि कम्युनिटी फार्मिंग बेस्ड पे आदिवासियों के पलायन को रोकने के लिए कुछ योजना तैयार की जाए। तो उन्होंने उस पर भी सहमति जताई माननीय मुख्यमंत्री जी ने। दूसरी जो मांग है कि झाबुआ जिले में एक जो मेघनगर एरिया है, वहाँ पे केमिकल की कई कंपनियां हैं और जो सारा केमिकल जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जमीन के अंदर सीधे डायरेक्ट डाल देते हैं। मेघनगर के आसपास के इलाकों में वहाँ का पॉल्यूशन और जमीन के अंदर रसायन जाने से वहाँ के जानवर मारे जा रहे हैं, वहाँ के युवा लोग में नपुंसकता जैसी बीमारी हो रही है। तो इन मुद्दों पे चर्चा होनी है। और एक और महत्वपूर्ण जो मुद्दा है कि जो धार, झाबुआ, बड़वानी जो आदिवासी बहुल्य इलाके हैं, शेड्यूल 5 में आते हैं। हमने कहा है कि यहाँ पे जितनी भी जो खदानें हैं, चाहे रॉक फॉस्फेट की खदानें हो, रेत की खदानें हो या डोलामाइट की खदानें हो, जो भी खदानें हो, तो इनमें वहाँ के जो लोकल आदिवासी है, ग्राम के जो निवासी है, तो ग्राम सभाओं के माध्यम से उन्हें विशेष
प्राथमिकता दी जाए, ना कि निजी कंपनियों को दी जाए। तो ये सब हमारी मांगे रहेगी। और साथ में जो कुपोषण का जो एक गंभीर इशू है कि आदिवासी इलाकों में कुपोषण बड़े पैमाने पे आज भी है। सरकारें कदम उठाती है लेकिन कारगर कुपोषण से निपटने में कारगर योजनाएं साबित नहीं हो पा रही। तो इसके संबंध में भी हम लोग की विशेष चर्चा है कि आदिवासी इलाकों में कुपोषण को हम कम कैसे कर सकें, वहाँ के आदिवासियों को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या योजनाएं ला सकते हैं। आदिवासी छात्राओं की जो एक समस्या, बड़ी समस्या है कि वहाँ पे छात्रावासों की जो पहले बने थे सीटों की संख्या काफी 50 सीटर बने हुए हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कल भी अनुरोध किया कि जो भी 50 सीटर छात्रावास जो पहले से रहे उनको 100 सीटर में कन्वर्ट किया जाए, ताकि आदिवासी खासकर बालिकाओं को बाहर कमरा लेके न रहना पड़े। यानी ओवरऑल पूरा फोकस आपका कि आदिवासियों पर है, चाहे वो छात्रावास हो चाहे शिक्षा हो या कुपोषण। बड़वानी आदिवासी बहुल्य एरिया है। जी और बिल्कुल। बाकी हमने कहा है कि इन जिलों में जो 5 जिले हैं यहाँ पे मेडिकल की सुविधाएं बहुत ही बदतर हालात में। हमने मेडिकल कॉलेज की भी मांग रखी थी माननीय मुख्यमंत्री जी से, ताकि इन क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य को भी बेहतरी की दिशा में काम किया जा सके। चलिए बिल्कुल, निश्चित रूप से हम उम्मीद करेंगे आपकी मांगें पूरी हो जाएं। और चूँकि आदिवासियों से जुड़ा मामला है, बहरहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो अवस्थी जी, मैं आपके पास आऊँगा। नोमान जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हमारे सहयोगी। हमने हीरालाल अलावा को भी सुना, सफाई भी दी उन्होंने, शराब को लेके तमाम सारी चीज़ें बात की है। लेकिन कुल मिला के जो उन्होंने मांगे की है, तो आपको नहीं लग रहा है कि एक उनके मन में एक महत्वाकांक्षा ये भी है कि एक आदिवासियों का एक बड़ा लीडर बन जाए उस क्षेत्र में? क्योंकि अभी उमंग सिंगार और बाला बच्चन जो दावेदार थे कांग्रेस अध्यक्ष के पद के, इस झगड़े के बाद दोनों की दावेदारी पीछे चली गई। और जिस प्रकार से 5 जिलों की बात पहले भी करते रहे हीरालाल अलावा, इस बार उनको हो सकता है उनकी लॉटरी लग जाए। हाँ देखिए मनोज जी, मैंने अलावा जी को, और जहाँ तक वो जिस ऑडियो की बात कर रहे थे, तो सबसे बड़ा संकट कांग्रेस के सामने विश्वास का संकट है। पिछले 8 महीनों में भी सरकार जो है मतदाताओं में वो भरोसा नहीं पैदा कर पाई है जिसके लिए उन्हें चुना गया था। चाहे कोई एक अगर मिलावट अभियान को छोड़ दिया जाए तो कोई जिन समस्याओं को लेकर मतदाताओं ने कांग्रेस को सत्ता में बिठाया था वो कोई भी ज़मीन पे दिखता नज़र नहीं आ रहा है। कोई भी समस्याएं दूर है, तो आप कितनी भी घोषणाएं कर दीजिए लेकिन उनके इम्प्लीमेंटेशन का, जब तक उनके क्रियान्वयन का फ़ायदा आम मतदाताओं को नहीं मिलेगा, वो कैसे भरोसा करेगा। मैं मानता हूँ अलावा जी ने ढेर सारी मांगें रखी, हो सकता है मुख्यमंत्री जी उन्हें मंजूर भी कर दें और उनका क्रियान्वयन भी आनन फानन में शुरू हो जाए, लेकिन इससे वोट मिल जाएंगे कांग्रेस को, मुझे नहीं लगता। जहाँ तक मैंने कहा ना कि विश्वास का संकट ना केवल झाबुआ, पूरे प्रदेश में लगभग यही स्थिति। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके खुद के नेता उनके कह रहे हैं। लगातार कल ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि अगर अवैध रेत खनन नहीं रुका तो हमें झंडा उठाना पड़ेगा। या अभी आप देख रहे होंगे कि उमंग सिंगार के घर के सामने प्रदर्शन चल रहा है दिग्विजय सिंह के समर्थकों का। क्राइम ब्रांच ने अभी फंदा के पास 3.5 करोड़ की एक खेप पकड़ी। क्या हो रहा है? अगर इस तरह का आप विश्वास पैदा ही नहीं कर पा रहे हैं तो आप किस चुनाव की बात कर रहे हैं? तो सबसे बड़ी समस्या झाबुआ उपचुनाव में भी यही आना है कांग्रेस के सामने। आपने पिछले 8 महीनों में झाबुआ के लिए क्या किया, मतदाता उसको परखेंगे। और जहाँ तक अलावा जी जिन मांगों का बात विचार कर रहे हैं, तो अलावा जी का खुद देखिए ना कि जयस संगठन में उनका खुद का कितना विरोध है। उन्होंने जिस तरीके से जयस से छुटक के और कांग्रेस का दामन थामा, विधायक बन गए, उसके बाद जो संगठन है उनका, उसके पदाधिकारी उनके साथ नहीं है। ऐसी स्थिति में अलावा जी कितनी मदद कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता। विक्रांत भूरिया, जो कांतिलाल जी है, उनकी स्थिति पहले से ही आपको पता है। तो निश्चित तौर पर जहाँ तक विपक्ष की बात है, तो आपको ध्यान होगा कि विपक्ष के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लंबे समय से आदिवासी क्षेत्रों में काम कर रहा है। आपको ध्यान होगा कि पिछली बार भी मोहनखेड़ा में एक बड़ा सम्मेलन संघ ने किया था और उसके बाद कांग्रेस के हाथ से आदिवासियों के वोट खिसक गए थे। इस बार भी चूँकि एक सम्मेलन आज होने जा रहा है, तो निश्चित तौर पे जो संघ या भारतीय जनता पार्टी की जमावट है वो कांग्रेस से कहीं ज़्यादा बेहतर है। अब ये उपचुनाव जब डिक्लेयर होगा, उसके नतीजे आएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि सरकार अपनी कितनी विश्वसनीयता कायम कर पाई है। बिल्कुल। नोमान, क्या स्थिति बनती दिख रही है? आपको लगता है कि अब हीरालाल अलावा पे लोग भरोसा करने को तैयार है, खासतौर से उस आदिवासी बेल्ट के झाबुआ या आसपास के? जी मनोज जी, हम झाबुआ जिले में जेएस को लेकर के बात यही कर रहे थे कि यहाँ पर सबसे पहले ये बता दें हमारे दर्शकों को कि जेएस का ज्यादा वजूद झाबुआ जिले में नहीं है, अगर उम्मीदवार खड़ा भी होता है तो। और दूसरी बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस कोई उपचुनाव ना का सवाल बन गया कांग्रेस के लिए उपचुनाव जीतना। लेकिन कांग्रेस अपनों से ही परेशान है यहाँ पर। और कांग्रेस को सबसे ज्यादा दिक्कत भी टिकट वितरण के बाद भी निश्चित रूप से यहाँ पर आना है। सूत्रों की माने तो यहाँ पर लगभग कांतिलाल भूरिया का टिकट तय माना जा रहा है।
और लेकिन बीजेपी से किसकी दावेदारी दिख रही, क्योंकि उनकी तरफ से कोई एक ऐसा सर्वमान्य चेहरा अभी तक सामने आया नहीं है। लेकिन जेवियर, यहाँ पर जो जेवियर है, जी बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से लगभग भानु भूरिया, जो युवा मोर्चा जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष भानु भूरिया बहुत सक्रिय है, और भानु भूरिया का लगभग यहाँ पार्टी की सुखबुगाहट यही है कि भानु भूरिया को उम्मीदवार बनाया जाएगा बीजेपी की ओर से। जी लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में जेवियर भी अपनी उम्मीदवारी को लेकर के जरा भी पीछे हटने को तैयार यहाँ पर अभी तक नहीं नजर आ रहा है। बिल्कुल। चलिए अवस्थी जी, क्या कहेंगे, एक फाइनल कमेंट आपकी ओर से कि अगर ओवरऑल स्थिति यही रही है तो क्या सीन बनता नजर आ रहा है, अगर कांतिलाल भूरिया होते हैं या भानु भूरिया मैदान में होते हैं या विक्रांत भूरिया या जेवियर, लेकिन कुल मिला के स्थिति आपको क्या लग रहा है कि झाबुआ क्या वाकई कांग्रेस के लिए राहत की खबर लेकर आएगा या बीजेपी के लिए राहत की खबर आएगी? मनोज जी देखिए, उम्मीदवारी को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस में अभी दावेदारी नज़र आ रही है, उसमें मुझे नहीं लगता कि जेवियर मेड़ा पीछे हटेंगे। बिल्कुल। और भाई स्थिति कांतिलाल भूरिया या वो हो सकता है अपने बेटे को भी फिर से एक बार आगे बढ़ाए, तो वो भी स्थिति उनके लिए भी बनती है। तीसरा जयस की दावेदारी भी सामने आ रही है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए उम्मीदवार का चयन करना ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि वो सत्ता में है। और भारतीय जनता पार्टी का जैसा कि नौवन जी ने बताया कि वो जो नाम उन्होंने बताया, तो निश्चित तौर पर हो सकता है उनका सिलेक्शन पहले से तय है। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से दोनों पार्टियों को तय करना पड़ेगा कि आखिर इस, चूँकि ये चुनाव बिल्कुल ऐसे मोड़ पर खड़ा है कि दोनों पार्टियों के लिए संजीवनी साबित होगा। बहरहाल इस चर्चा में भाग लेने के लिए अवस्थी जी आपका अनुमान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोनों ही पार्टियां झाबुआ में जोर लगाने वाली, लेकिन जो फिलवक्त अभी स्थितियां बन रही मध्य प्रदेश के सियासी हालात, वो ना कांग्रेस के लिए अच्छे है, लेकिन बीजेपी अपने लिए मुफीद मांग रही है। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में विधानसभा का उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, मध्य प्रदेश में भी कभी भी तारीख आ सकती है। ऐसे में बीजेपी का आज का ये सम्मेलन क्या रंग लाएगा और कांग्रेस किसके सहारे झाबुआ के मैदान में उतरेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि क्या उस एकजुटता का प्रदर्शन वो कर पाएगी जो उसने विधानसभा चुनाव में किया था, उस पर सारी चीज़ें निर्भर करेगी। मिड डे मुद्दा में आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।